मरीना थोड़ी देर के लिए सकते में रह गई। गुमसुम होकर खला में तकने लगी। वो छोटी बड़ी बाजियां हारती जा रही थी। अभी जरा देर पहले उसने पॉल हॉपकिन के दिमाग में जाना चाहा तो पता चला उसका दिमाग मौत के अंधेरों में डूब चुका है। ये समझ में नहीं आया कि वो अचानक कैसे मर गया। अचानक मरने की बात हो तो कुदरती मौत की तरफ ही ध्यान जाता है। शायद वो भी अपनी तबई उम्र पूरी कर चुका था, लेकिन मरीना का दिल नहीं मान रहा था। वो मुसलसल कुछ न कुछ हारती जा रही थी। अब अपना ये टेलीपैथी जानने वाला भी खो चुकी थी। उसे यकीन था कि पॉल हॉपकिन की मौत के पीछे दुश्मन का हाथ है और वह दुश्मन हम हैं। उसने हॉलीमैन को पॉल हॉपकिन के मुतालिक बताया, फिर कहा, यह मालूम करना जरूरी है कि उसकी मौत किन हालात में हुई है। उसने मुशीर खास हॉलीमैन को पॉल हॉपकिन की रहायशगाह का पता बताया। 2 जासूस वहां गए तो पॉल हॉपकिन की लाश मिली। उसकी एक मुट्ठी में रिवॉल्वर था, कनपट्टी में खून आलूद सुराख था, खोपड़ी का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। उसने खुदकुशी की थी, बज़ाहिर यही था, लेकिन हकीकतन खुदकुशी कराई गई थी। मरीना को यह रिपोर्ट मिली तो वह तिलमिला गई। उसने कहा, मुझे पहले यकीन था कि फरहाद ने यह जलालत की है। हॉलीमैन ने कहा, पॉल हॉपकिन के दिमाग पर तुम्हारी हुकूमत थी, कोई दूसरा उसके दिमाग में नहीं जा सकता था। फिर फरहाद उसके अंदर कैसे चला गया? ख्याल ख्वानी की एक तकनीक यह भी है कि फरहाद मेरी आवाज़ बनाकर और मैं फरहाद का लहजा इख्तियार करके एक दूसरे के शिकार के दिमाग में पहुंच सकती है। फरहाद पॉल हॉपकिन के अंदर मेरे लहजे में पहुंचा होगा और उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे खुदकुशी पर मजबूर किया होगा। ये जो फरहाद बड़ी खामोशी से हमें नुकसान पहुंचाता रहता है, तो इसकी वजह यह है कि हम एक महाज पर लड़ते हैं, दूसरे महाज पर तवज्जो कम कर देते हैं। वो हमारी ऐसी कमजोरियों को समझता है, इसलिए मुख्तलिफ महाजों से चुपचाप हमले करता है। क्या तुम सोच सकती थी कि अभी हम मशीन की तबाही के मामले में उलझे रहेंगे? उधर वो पॉल हॉपकिन को ख़त्म कर देगा और पता नहीं वो और उसके बेटे चुपचाप हमारे खिलाफ और क्या कर रहे होंगे। ये फरहाद को इंसान नहीं, जिन है, मौत की तरह अटल और नाकाबिले तस्खीर है। वह समझ गया है कि जासूस और हमारे टेलीपैथी जानने वाले पारस वगैरह को तलाश कर रहे हैं, इसलिए उसने पॉल हॉपकिन को मार डाला है। वो हमारे दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों की ताक में भी होगा। जॉन लम्बोर्डा को होशियार रहना होगा। फिक्र न करो, हमारे जो 2-4 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं उनके साय तक भी फरहाद नहीं पहुंच सकेगा। मुझे तुमसे हमदर्दी है। अब तुम्हारे पास एक भी ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहा। वह थोड़ी देर तक गुफ्तगू करने के बाद दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। बेचैनी से उठकर टहलने लगी। अपनी मुसलसल शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले जिस मामले में हाथ डालती थी कामयाबी हासिल होती थी, अब खुशकिस्मती ने मुंह फेर लिया था। जब तक इंसान कामयाब होता रहता है, उन कामयाबियों को अपनी जहानत का नतीजा समझता रहता है। जब नाकाम होने लगता है तो उसे बदबख्ती कहता है। नाकामियों को इल्ज़ाम मुकद्दर को देता है, इसलिए कि नाकामियों के पीछे अपनी गलतियों को समझ नहीं पाता। वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि पारस के साथ छोड़ने पर मजबूर करके बदबख्ती के रास्तों पर चल पड़ी है। उसने घड़ी देखी, फिर हिसाब किया कि तुर्की के वक्त के मुताबिक वहां सुबह के 7 बजे होंगे। हॉलीमैन ने उसे कहा था कि अब उसके पास एक भी ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहा, जबकि अभी वार्नर हैग बाकी था। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। वार्नर के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मरीना ने दूसरी तीसरी बार कोशिशें की, फिर अपनी जगह वापस आकर हैरानी से सोचने लगी, ये क्या हो गया? वो मेरा मामूल और ताबेदार है, मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता है। फिर कैसे महसूस कर रहा है? मेरे तनवीमी अमल के असर से कैसे निकल गया है? उसका दिल डूबने लगा। उसे फिर चोट पहुंच रही थी। फिर भी वो खुद को समझा रही थी, नहीं, वार्नर मेरे हाथ से नहीं निकलेगा। इस आखिरी टेलीपैथी जानने वाले पर मेरी गिरफ्त मजबूत है। उसने सोचा, हमारा योगा की सलाहियतों से महरूम है। उसके दिमाग में पहुंचकर वार्नर के मुतल्लिक मालूम किया जा सकता है। उसने हमायला के अंदर पहुंचने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज की, फिर वापस आ गई। शदीद हैरानी की बात थी कि हमायला ने उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली थी। साफ जाहिर था कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है। फिर यह बात भी समझ में आ गई कि मैं उसका लहजा इख्तियार करके वार्नर के दिमाग में गया। उसे मरीना के तनवीमी अमल से आज़ाद किया था। यह आज़ादी मिलते ही मरीना की सोच की लहरें उसके लिए पराई हो गई थी, इसलिए वो सांस रोक लेता था। अब यकीन हो गया कि वो आखिरी टेलीपैथी जानने वाला भी हाथ से निकल गया है। गलती के बाद ख्याल आया कि गलती हो गई। उसे इस छोटी सी बात पर ध्यान देना चाहिए था कि फरहाद उसका लहजा इख्तियार करके पॉल हॉपकिन और वार्नर हैग के अंदर पहुंच सकता है। वैसे वो इस पहलू पर भी तवज्जो देती तो अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को कैसे बचाती। अभी उसे यह तकनीक मालूम नहीं थी कि अपने मामूल के दिमाग में ऐसी आवाज़ और लहजा इख्तियार करके आ जाए कि दुश्मनों को कभी उस लहजे का इल्म ना हो। जैसे कोई भी टेलीपैथी जानने वाला ये सोच भी नहीं सकता था कि फरहाद सोनिया का लहजा इख्तियार करके मरीना के दिमाग में आता है। वह फरहाद को तो महसूस करती है, मगर सोनिया की सोच की लहरों को महसूस नहीं करती है। वह दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गई। कोई नाकामी सी नाकामी थी, महरूमी, शिकस्त, मायूसी और ऐसी बेबसी थी कि वह अपनी पुश्त पर पूरा अमरीका रखकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी।
उसने सर के बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर कहा, ओ गॉड, मेरे पास एक भी टेलीपैथी जानने वाला नहीं रहा। फरहाद ने मुझे बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है। वो थोड़ी देर तक बड़े कर्ब के आलम में रही। उसके अंदर धुआं भरता रहा। वो घुटन महसूस करती रही और इधर उधर टहलकर लंबी लंबी सांसें लेती रही। फिर एक सोफे पर बैठ गई, खला में तकने लगी। उसने पारस को तस्वुर में देखते देखते उसके दिमाग में पहुंचने के लिए ख्याल ख्वानी की परवास की, फिर वापस आ गई। उसकी सोच की लहरों को पारस का दिमाग नहीं मिला। उसे ख्याल आया कि दिमाग उस वक्त नहीं मिलता जब इस दुनिया से गुम हो जाता है। क्या पारस? नहीं नहीं, वो घबरा कर बोली, वो जिंदा है। मेरी ख्याल ख्वानी में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने फिर तड़प कर ख्याल ख्वानी की परवास की। उसकी सोच की लहरों को पारस नहीं मिला। नहीं मिलने का यह मतलब नहीं होता कि खुदा न खास्ता वो दुनिया से उठ गया है। यह भी हो सकता है कि बाप ने बेटे की शख्सियत और उसका लब लहजा बदल दिया हो ताकि मरीना फिर उसके पीछे न जाए। दरअसल वो अंदर से लरस गई थी। वो दुश्मने जा मरता है तो मरे, मगर उसके पैरों तले से जैसे जमीन सरक गई थी। वो लड़खड़ाक कर सोफे पर गिर पड़ी। कितनी ही बाजियां हार गई। तमाम टेलीपैथी जानने वाले छीन लिए गए। वह तमाम सदमात बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जो सदमा पारस की अदम मौजूदगी से हो रहा था वो एक सवाल था कि दुश्मन के लिए सदमा क्यों है। उसने बेख्याली में अपने चेहरे को हाथ लगाया तो चौंक गई। वो गुलाब गुलाब चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। ऐसा भी होता है, आंखें रोती और आंख समझ नहीं पाती। वो जल्दी से उठकर बाथरूम में आई, फिर वॉश बेसन पर झुककर नलका खोलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। ठंडे पानी से आंसुओं की हरारत खत्म हो गई। वो तौली से मुंह पहुंचकर कमरे में आई, फिर सोफे पर बैठकर मेरे दिमाग पर दस्तक दी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूं, मरीना। क्यों आई हो? वो पारस पारस, वो आगे न कह सकी। आवाज आंसू में बह जाने वाली थी। मैंने पूछा, क्या पारस को गिरफ्तार करना चाहती हो? आप ताने ना दें, मैं तो हकीकत कह रहा हूं। तुमने उसे गिरफ्तार कराने के लिए अपने जासूसों के दिमागों में टेलीपैथी जानने वालों को छोड़ रखा था। उन्हें हुक्म दिया था कि जो नौजवान भी सोच की लहरों को महसूस करे और सांस रोके उसे गिरफ्तार कर लो। खुश हो जाओ, उसने हमेशा के लिए सांस रोक ली है। वो इत्मीनान की गहरी सांस लेकर बोली, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बता रहा है कि वो जिंदा है। बेशक, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दी है। मैंने उस अक्ल से उसकी शख्सियत और लब लहजे को बदल दिया है। आइंदा तुम एक लम्हे के लिए भी उसे नहीं पाओगी। और आपने वार्नर और हमाइला की भी शख्सियत बदल दी है। मैंने वार्नर को तुम्हारे हवाले किया था, तुम नाअहल साबित हुई, इसलिए उसे वापस ले लिया। क्या आपके कह देने से मैं नाअहल कहलाऊंगी? मैं नहीं समझता। समझने वालों के लिए इतना समझना काफ़ी है कि जो नाअहल होते हैं नाकामियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने वार्नर को मुझसे छीन लिया? तुम मुझे आपसे तुम कहने लगी हो, ये तुम्हारा ज़रफ़ है। रह गई वार्नर की बात तो तुम ख्वामख्वाह मज़हब की ठेकेदार बन गई थी, उनके ज़ाती मामले में मुदाखलत कर रही थी। हमाइला की मौत की धमकियां देकर उसे दीन इस्लाम से फिर जाने पर मजबूर कर रही थी। मैंने उसके अंदर से तुम्हारी ताकत निकाल दी। अब फिरौन की बेटी बनकर उस मुसलमान का ईमान बदल कर दिखाओ। फिरौनियत ताकत की मोहताज होती है। ताकत ना हो तो फिरौन सिर्फ तो लोग मिट्टी में रेंगने वाले कीड़ों की तरह कमज़ोर और बेबस हो जाते हैं। वह थोड़ी देर तक बेबसी से होंठों को भींचती रही, फिर बोली, तुमने पॉल हॉपकिन को क्यों मार डाला? तुम उसके जरिए मेरे बेटे को गिरफ्तार कराना चाहती थी। मेरी औलाद से दुश्मनी के लिए जो भी कदम उठेगा मैं उसे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। शुक्र करो तुम सलामत हो, और वो इसलिए कि मेरे बेटे से तुम्हारा कुछ रिश्ता रहा है। उसका लिहाज भी कर रहा हूं और सजा भी दे रहा हूं। जरा हिसाब करो, तुम्हें कितना अरूज हासिल था और तुम कितनी बुलंदियों से गिरकर कितनी पस्तियों में आ गई हो। नाउ गेट आउट। मैंने सांस रोक ली। वो मेरे दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसे यूं भगाए जाने पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो अंदर से बड़ी पुरसुकून हो रही थी। पारस जिंदा था और उस दुश्मन की जिंदगी से एक नया हौसला मिल रहा था। उसका दिल कह रहा था कि पारस किसी तरह फिर उसके पास आ जाए तो वो हारी हुई बाजियां फिर से जीतने लगेगी। उसके लाशऊर में ये बात समा गई थी कि कातबे तकदीर उसी मर्द के जरिए उसका मुकद्दर बनाता है। वो सर झुकाए सोचती रही। इसी एक नतीजे पर पहुंची कि उसे सिर्फ एक ही टारगेट बनाना चाहिए, और वो टारगेट है पारस। दोबारा उसका दिल जीतकर फिर उसे अलग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए कि पारस ना तो हॉली मैन और जॉन लमोर्डा के हाथ लगे और ना ही अपने बाप के असर में ज्यादा रहे। दरअसल बाप के बहकाने से ही वो बहक कर दूर चला गया है। वो अपनी जगह से उठकर पंजों के बल उछलने लगी, मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें करने लगी। जब वो परेशान हो जाती या हौसला हारने लगती या कोई नया मंसूबा जहन में पकने लगता तो वो योगा के मुख्तलिफ आसन इख्तियार करके सांस रोकती थी। इस तरह उसकी तवज्जो तमाम मसाइल से हट जाती थी और सारी तवज्जो नई मंसूबे पर मरकूज हो जाती थी। उसने योगा के पहले मरहले पर 10 मिनट के लिए सांस रोक ली, दिमाग से तमाम सोचें निकाल दी। मौत से पहले दिमाग कभी सोच से खाली नहीं होता, लेकिन योगा के माहिर सांस रोककर जैसे खुद पर आर्जी मौत तारी कर लेते हैं। दिमाग को खाली करके तमाम मसाइल और फिक्र परेशानियों से निजात हासिल कर लेते हैं। ऐसे अमल से दिमाग हल्का फुल्का और नई सोचों के लिए ताज़ा दम हो जाता है। 10 मिनट के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस ली, योगा का आसन तब्दील किया, फिर 12 मिनट के लिए सांस रोक ली।
ताज़ा जहन से सांस रोकने के दौरान सोचने लगी, अब एक ही मकसद है और वो है पारस का हसूल। और मैं उसे इस तरह हासिल करूं कि वो बाप की आवाज़ से और बाप की ख्याल ख्वानी से बहुत दूर रहे। उसने एतराफ़ किया, मैंने नादानी की। इस पहलू से नहीं सोचा कि मुझे पारस ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब भी नुकसान पहुंचा तो उसके बाप से पहुंचा। वो खुदगर्ज मुझे बेटी कहकर दर्जनों टेलीपैथी जानने वालों को मेरे हवाले करता रहा और दूसरे रास्तों से चुपचाप उन्हें मुझसे छीनता रहा। पता नहीं वो किस तरह हम जैसों के दिमागों में पहुंच जाता है। अगर कभी वो धोखे से मेरे अंदर पहुंच जाए तो मेरी हैसियत खाक हो जाएगी। वो दुश्मन मेरे अंदर से टेलीपैथी का इल्म निकालकर मुझे काम सी सस्ती सी लड़की बना देगा। दानिशमंदी यही है कि उससे पहले ही मुझे पारस का सहारा दोबारा हासिल कर लेना चाहिए। वो ये मंसूबा भी सोच सकती थी कि मुझे कुचलने के लिए मास्क मैन और इसराइली यहूदियों से दोस्ती कर सकती है, लेकिन वो बारहा मेरे मुकाबले में मुंह की खा चुके थे। मरीना किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। आजकल हॉलीमैन वगैरह का एतमाद हासिल करके पारस के खिलाफ इक़दामात कर रही थी और हालात बता रहे थे कि हॉलीमैन, जॉन लमोर्डा और पूरी सुपर ताकत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बिगाड़ने का एक ही रास्ता था कि पारस फिर से उसका हो जाए और वो बाप बेटे के दरमियान आगो खून का दरिया बना दे। मैं आग और खून का दरिया पार करके बेटे से ना मिल पाऊं तो आधा रह जाऊंगा। सुपरमैन भी आधा हो जाए तो वो सुपर नहीं रहता, सिर्फ मैन रह जाता है। ऐसे वक्त में उसके ख्यालात नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो योगा की मशकों के दौरान 10-12 मिनट के लिए सांस रोकती थी और सांस रोकने के दौरान मैं उसके अंदर नहीं रह सकता था, बाहर निकल आता था। वो मुझे नहीं भगा रही थी, योगा का अमल भगा रहा था। आधी रात को मैं उसके दिमाग में आया। फिर योगा के दौरान जारी रहने वाले ख्यालात पड़ने लगा। वो मेरी शाहजोरी को कमजोरी में बदलने और पारस को मुझसे दूर कर देने की राह पर चलने का अहद कर चुकी थी। आखिर में उसने सोचा मुझे पारस तक पहुंचने के लिए फरहाद की फैमिली के किसी अहम मेंबर को अगवा करना होगा। उसे ये यरगमाल बनाऊंगी तो सोनिया और फरहाद मजबूर होकर मुझे पारस का पता, ठिकाना और फ़ोन नंबर वगैरह ज़रूर देंगे। मैंने दूसरे दिन मरीना की एक ख्वाहिश पूरी कर दी। वह सुबह घर से निकली तो उसके अंदर कॉफ़ी की तलब पैदा की। फिर उसे पारस की यादों में उलझाता हुआ एक रेस्तोरां के सामने से ले गया। वो कार से उतरकर रेस्तोरां के अंदर आई। मैंने उसे मेज़ के पास पहुंचाया जिसके करीब मेज़ पर अली तैमूर और सोनिया सानी बैठे हुए थे। मरीना अली तैमूर को देखकर चौंक गई। यह समझने में देर न लगी कि उसके साथ बैठने वाली सोनिया सानी है, क्योंकि सोनिया से खासी मुशाबियत थी। मरीना जानती थी कि अली के दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। अगर वह जगह बनाने की कोशिश करेगी तो उसे और सोनिया सानी को खतरे का एहसास हो जाएगा। वह तवज्जो से दोनों की गुफ्तगू सुनने लगी। फासला कम था फिर भी पूरी तरह उनकी गुफ्तगू कानों तक साफ तौर से नहीं पहुंच सकती थी। मैंने मरीना के दिमाग पर अच्छी तरह कब्जा जमा कर उसे यकीन दिलाया कि वह दोनों की बातें सुन रही है। अली कह रहा था, सानी, तुम्हारी बीमारी से अंदेशा पैदा हो गया कि कोई भी दुश्मन ख्याल खोने के जरिए तुम्हारे अंदर पहुंच सकता है और तुम्हें उसके आने की खबर नहीं होगी। मरीना यह सुनते ही ख्याल खोने की परवाज करते हुए सोनिया सानी के अंदर पहुंच गई। वाकई उसे दिमाग में जगह मिल गई। वो बीमारी के बायस पराई सोच की लहरों को महसूस न कर सकी। मरीना यही समझ रही थी, बल्कि मैंने ऐसा समझने के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। वो सोच रही थी सोनिया सानी फरहाद के होने वाले बहू, सलमान की बेटी और बाबा फरीद वास्ती मरहूम के नवासी है पूरे बाबा साहब के इदारे में, और फरहाद की फैमिली में यह सबसे ज़्यादा अहम और अजीज़ हस्ती है। अगर मैं इसे यरगमाल बना लूँ तो बाबा साहब के दायरे में जलजला आ जाएगा और फरहाद गर्दन झुकाकर इसकी वापसी का मुतालबा करेगा। वो सोनिया सानी को अगवा करने के मुतल्लिक तेज़ी से तदबीर सोच रही थी। मैंने मुश्किल आसान कर दी। अली तैमूर को बहाने से टॉयलेट की तरफ भेज दिया। सानी मेज़ पर अकेली रह गई। मरीना ने फ़ौरन ही सानी के दिमाग में रहकर उसे उठाया, फिर खुद उठी और इसके साथ चलती हुई रेस्तोरां के बाहर आई। उसे अगली सीट पर बैठाया, खुद स्टीयरिंग सीट पर आ गई। फिर फ़ौरन ही कार स्टार्ट करके वहाँ से चल पड़ी। दिमाग में प्लानिंग पक रही थी कि अपनी रिहाइशगाह में पहुंचते ही कमरे की तमाम बत्तियां बुझा देगी, सोनिया सानी को उस कमरे में बंद कर देगी, दरवाजे को बाहर से लॉक कर देगी। इसके बाद फरहाद और उसके तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि सानी किस तारीख कैद खाने में है। वो रिहाइशगाह के अहाते में पहुंची। कार से उतरकर सानी का हाथ पकड़कर तेजी से चलती हुई बंगले के अंदर आई। फिर एकदम से ठिठक गई। वहाँ एक सोफे पर अली तैमूर बैठा हुआ था। वो परेशान होकर बोली, तो तुम? वो बोला, ये क्या मजाक है? मैं टॉयलेट गया और तुम सानी को यहाँ ले आई। क्यों बार बार नुकसान उठाने के रास्ते पर चल पड़ी हो? तुम्हें मेरे बंगले का पता कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी हमाकत से मालूम हो गया। ना तुम सानी को यहाँ लाती ना मैं यहाँ आता। जरा गौर करो तो मालूम होगा। हमने उसी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचाया या सजा दी है जब तुमने अदावत में पहल की है। अभी किसी दुश्मनी या चैलेंज के बगैर तुम सानी को अगवा करने के ख्याल से यहाँ लाई हो। ये तुम्हारी कैसी कमजोरी है? वह फौरन ही पिस्तौल निकालकर अली को निशाने पर रखते हुए बोली, इसके पीछे आ गए हो तो तुम भी वापस नहीं जाओगे। तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर पारस से मिलना चाहती हूँ। हमें कैद करके कभी उससे नहीं मिल सकोगी। चलो सानी। अली ने सोफे से उठकर सानी का हाथ थाम लिया। मरीना ने कहा, यह पिस्तौल है, खिलौना नहीं है। सानी के साथ जरा भी हरकत करोगे तो गोली मार दूंगी। वो सानी के साथ जाते हुए बोला, गोली चलाओ और सही निशाने की प्रैक्टिस करती रहो।
तुम समझते हो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, ठीक समझते हो। मारूंगी तो किस्सा तमाम हो जाएगा। मैं तुम दोनों के बदले पारस को हासिल नहीं कर सकूंगी, लिहाजा भी तुम्हें सिर्फ जख्मी करूंगी। वो दोनों कमरे से जा रहे थे। मरीना ने उनके पैरों का निशाना लिया, फिर फायर करने के लिए ट्रैगर को दबाना चाहा, लेकिन ट्रैगर पर उंगली का दबाव नहीं बढ़ा। उसने हैरानी से पिस्तौल को देखा, फिर दोनों हाथों की उंगलियों से ट्रैगर को दबाने की कोशिश की। फिर पता चला कि पिस्तौल में इतनी खराबी नहीं है, बल्कि उंगलियां काम नहीं कर रही। इतनी देर में वो दोनों कमरे से जा चुके थे। वो दौड़ती हुई उनके पीछे गई। अजीब परेशानी और बदहवासी थी। दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी कि उसे कोई पिस्तौल चलाने से रोक रहा है, मगर कैसे रोक रहा है? क्या किसी ने दिमाग पर कब्जा जमाया है? नहीं। वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका दिमाग भी किसी के काबू में आ सकता है। वो बाहर आकर बोली, रुक जाओ वरना मैं सानी के दिमाग में जलजला पैदा कर दूंगी। अली तैमूर ने कहा, मैं तुम्हें अपने दिमाग में भी आने की इजाज़त देता हूँ। यह फरहाद के बेटे की जुबान है, मैं सांस नहीं रोकूंगा। आओ और जलजले पैदा करो। मरीना ने उसके लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल खोने की कोशिश की, लेकिन सोच की लहरों ने परवाज नहीं की। एकदम से दिल डूबने लगा। ये क्या हो रहा है? वो दोनों अहाते से बाहर जाकर अपनी कार में बैठ रहे थे। मरीना ने फिर एक बार ख्याल खोने की कोशिश की और नाकाम रही। ये नाकामी की इंतहा थी कि वो अपना दिमाग हार चुकी थी। सदमे की ज्यादती से जिस्म में जैसे जान न रही। वह बरामदे के जीने पर धप से बैठ गई। ये सोच सोच कर जान निकली जा रही थी कि कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो खाक का कीड़ा बन गई थी, किसी के काबू में आ गई थी। जितनी ऊंची उड़ान थी उतनी ही पस्ती में गिरावट थी। कैसी शहाना जिंदगी थी और कैसा अहमकाना अंजाम था। उसने दोनों हाथों से सर को थामकर सोचा, मेरी पहली गलती आखिरी गलती बन गई है। पहली गलती यह कि मैंने पारस को अपनी जिंदगी में गहराई तक आने दिया। अगर उसे दूर रहती तो फरहाद से दूर रहती, ना उनसे दोस्ती होती ना दुश्मनी होती। मैं सबसे अलग थलग कामयाबी के रास्ते पर गामजन रहती। हाय, पारस की दोस्ती और मोहब्बत ने मुझे जिल्लत ही जिल्लत दी है। ओ गॉड, तू बहुत ग्रेट है, कोई कमाल दिखा दे। मुझे इस जिल्लत और महकूमी से निकाल दे कि मैं किसी के मामूला और ताबेदार बन गई हूँ। गॉड, इसे झूठ कर दे। मैं आंखें खोलूं तो ये सब कुछ ख्वाब साबित हो। उसने अपने एक बाजू पर जोर की चुटकी ली, फिर तकलीफ से सिसकारी ली। वो जाग रही थी। उसने बड़े कर्ब से सोचा, मैं किसके दाम में आ गई हूँ? ये फरहाद ही होगा। अब तक मैंने उसी से मात खाई है। उसने खला में तकते हुए पुकारा, कौन हो तुम कौन हो? इतना कह दो कि तुम फरहाद नहीं हो। मेरे दिमाग को मौत आ जाए मगर फरहाद ना आए। उसका नाम सुनकर मेरे हाथ पांव ढीले और ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने भर्राई हुई अजनबी आवाज में कहा, मैं हूं मैं। ये आवाज मैं पहली बार सुन रही हूं। तुम कौन हो? बेनाम हूं, बेनिशान हूं। तुम्हारे दिमाग में मैं रहूं, फरहाद रही या जॉन लंबोर्डा, क्या फर्क पड़ता है? अटल हकीकत यह है कि तुम आज़ाद और बेलगाम नहीं रही, किसी की ताबेदार बन चुकी हो। वो बोली, तुम फरहाद हो। इसलिए सानी और अली मेरे हाथों से बचकर चले गए। जॉन लंबोर्डा या कोई और होता तो उनसे हमदर्दी ना करता। अब खुद को ना छुपाओ। मैंने भराई हुई आवाज में कहा, मैं वो हूं जहां तक तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। तुम जैसे टेलीपैथी जानने वाले इल्म सीखते ही दुनिया के सामने ख्याल ख्वानी के तमाशे दिखाने चले आती हैं, और ये तमाशे दिखाने के लिए एक दूसरे से दुश्मनी जाहिर करती हैं। मैं तुम सबसे अलग और मुनफरिद हूं। मैंने खुद को कभी जाहिर नहीं किया और ना आइंदा करूंगा। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम एक अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले हो? अपनी आंखों से दुश्मनी के ऐनक उतार कर देखो और समझो कि दुनिया में मुझ जैसे लोग होते हैं जो किसी के दुश्मन नहीं होते। मैंने सानी और अली को तुम्हारे हाथ नहीं आने दिया और तुम्हें भी नुकसान पहुंचने नहीं दिया, वरना अली तुम्हारी रिहाइश का देख लेने के बाद यहां तुम्हें जख्मी करता और अपने बाप को तुम्हारे दिमाग में पहुंचा देता। मैं मानती हूँ कि वो मुझे जख्मी कर सकता था, लेकिन ये तो बता दो तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुआ की कबूलियत हूँ। अभी तुम दुआ मांग रही थी कि तुम्हारे दिमाग पर फरहाद का कब्जा ना हो। यह दुआ बहुत पहले कबूल हो चुकी है। शुक्र अदा करो कि तुम्हारे अंदर फरहाद नहीं है। मैं 1000 बार शुक्र अदा करती रहूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। वो मेरे हवास पर छाया हुआ है, मेरे दिमाग पर हुक्मरानी करता हुआ सा लगता है। चलो यही समझती रहो। मैं कह चुका हूं, तुम्हारे दिमाग पर कोई भी XYZ हुक्मरानी कर रहा हो, हकीकत एक ही रहेगी कि तुम उसकी कनीज बन गई हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हो चुका है और हो रहा है उससे इबरत हासिल करो। झूठ, फरेब और साजिशी अमल से बाज आ जाओ। मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। अभी तुम सोच रही थी कि पारस से दोबारा दोस्ती करके उसके बाप से हमेशा के लिए उसे दूर कर दोगी। क्या यह साजिश नहीं है? तुम सानी को अगवा करके बाबा साहब के दायरे में जलजले पैदा करना चाहती थी। इससे साजिश के नतीजे में तुम पर मुसीबतें आ रही हैं। अगर इन साजिशों का इल्म फरहाद को हो जाता तो वह तुम्हारे दिमाग से टेलीपैथी का इल्म नोच कर फेंक देता और तुम्हें काम से लड़की बनाकर किसी फुटपाथ के भिखारन बना देता। उसके दिमाग में अभी टेलीपैथी का इल्म सलामत था। इससे साबित होता है कि मैं उसके अंदर नहीं हूं। वो बड़ी हद तक मुतमईन हो गई। मैं वाकई उसका ये इल्म ख़त्म कर देता, उसे एक आम सी सस्ती सी लड़की बना देता। लेकिन मेरे बेटे की फरमाइश थी कि उसे बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसलिए वो अब तक अपने इल्म के साथ सलामत थी। मैंने कहा, तुम्हें अपने मुल्क के हुकाम और हॉलीमैन वगैरह पर भी एतमाद नहीं है। तुम उनसे छुपकर जिंदगी गुजारी हो। मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो दुश्मनों को तुम्हारी रिहाइशगाह तक पहुंचा देता। मैं मानती हूँ आप मेरे हमदर्द हैं, लेकिन अली ये घर देख गया है।
वो अली तैमूर नहीं था, उसकी डमी थी। तुम उसे अली समझकर दिमाग में नहीं गई। अगर जाती तो उसके ख्यालात भी पड़ सकती थी। मैं उस डमी को ट्रैप करके यहाँ लाया था। उसके दिमाग पर मेरा कब्जा था। अब उसे याद नहीं है कि वो यहाँ आया था। तुम मुझे हर तरह से इत्मीनान दिला रहे हो, लेकिन मेरा इत्मीनान और सुकून गारत हो गया है। हर लम्हा दिमाग पर बोझ रहेगा कि कोई मेरे अंदर मौजूद रहता है और मेरे अच्छे बुरे ख्यालात पढ़ता रहता है। अच्छे ख्यालात तो हर कोई पढ़ सकता है। तुम बुरे ख्यालात से परहेज करो, फिर खुद ही इत्मीनान हासिल होगा कि कोई तुम्हारी बुराई को नहीं समझ रहा। क्योंकि बुरे ख्यालात नहीं है तो बुराई भी नहीं है। क्या तुम बड़ी से बड़ी शर्त मनवाकर मुझे आज़ाद नहीं कर सकते? तुम खुद ही अपने अमल से आज़ादी हासिल कर सकती हो। तुम योगा की मशक़ें बिला नागा करती हो, अपने अंदर पाकीज़गी और रूहानियत की मशक़ें भी करो। वो कैसे करना चाहिए? योगा के आसन में सांस रोककर हर किस्म के मनफी ख्यालात दिमाग से निकालती रहो और अपने दिमाग को मस्बत ख्यालात के खजाने से भर लो। जो भी रूहानियत की मशक़ों से गुजर कर कामयाब होता है, मैं उसके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाता हूँ। मैं कभी किसी को गुलाम या कनीज़ नहीं रखता। मैं तुम्हें नहीं जानती कि किस हद तक सच्चे हो और वादा वफा करते हो। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन ये तो जानती हो कि नेक अमाल का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। बंदों से कुछ मिले ना मिले, खुदा ज़रूर इनाम देता है। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन वेकिन के फेर में ना पड़ो। अगर मैं गलत आदमी हूं तो मुझसे कभी निजात नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें रूहानियत की ताकत होगी तो तुम्हें इस गलत आदमी से खुदा निजात दिलाएगा। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें समझा नहीं सकता, लिहाजा जा रहा हूं। मैं खामोश हो गया। वो बोली, रुक जाओ, मुझे यकीन दिलाकर जाओ कि मेरे दिमाग से हमेशा के लिए चले जाओगे। उसे जवाब नहीं मिला। उसने 2-3 आवाज़ें दी, फिर परेशान होकर सोचने लगी, मैं कैसे यकीन करूं कि वो है या जा चुका है? उसके आने जाने का कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं ये कब मेरे दिमाग में घुस आया था। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं ख्वाह कितना ही तिल मिलाती रहूं, उससे निजात का रास्ता एक ही है। मेरी इस बात पर वो खुद सोचने लगी। हाँ, रूहानी अमल में बड़ी ताकत होती है, और ताकत इसलिए होती है कि रूहानी अमल के दौरान खुदा साथ होता है। इन ख्यालात के साथ ही उसके अंदर एक नया रूहानी जज्बा पैदा हुआ, नया हौसला मिलने लगा। क्योंकि अब वह दुश्मनी के रास्ते पर नहीं चल रही थी और दोस्ती के रास्ते पर भी नहीं चल रही थी। उसके आगे जो रास्ता था वो उस पर चलती हुई खुदा की खुशनुदी तक पहुंच सकती थी। अपने गॉड को राजी करके ही वो अपने दिमाग से किसी अजनबी को निकाल सकती थी। पारस, अली तैमूर और सोनिया सानी ने जिस रात हवाई हमले किए, उस रात वो तीनों एक दूसरे से दूर 3 मुख्तलिफ मुकामात पर थे। बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार साथी भी थे। उनके पास अपनी अपनी गाड़ियां थीं। गाड़ियों में टीवी सेट, कंप्यूटर और ट्रांसमीटर वगैरह थे। वह वक्त ज़रूरत एक दूसरे से रब्ता करते थे। रिमोट कंट्रोलर के जरिए खिलौना हवाई जहाज़ उड़ाते थे, फिर उड़ने वाले जहाज़ों को स्क्रीन पर देखकर मालूम करते कि वो कहाँ कहाँ से गुजरकर मिशिगन झील के टारगेट तक पहुँचते हैं। जब वो मिशिगन के खुफिया अड्डे पर कामयाबी से ब्लास्टिंग कर चुके और जब उन्हें यकीन हो गया कि मशीन के पर खच्चे उड़ गए हैं, तो उन्होंने ट्रांसमीटर के जरिए एक दूसरे से गुफ्तगू की और यह तय किया कि जो जिधर जा सकता है चला जाए। बाद में एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। पारस, अली तैमूर और सोनिया सानी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे। वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुख्तलिफ रास्तों से मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ स्टेट्स की तरफ चल पड़े। रवानगी से पहले टीवी, कंप्यूटर और दूसरे तमाम आलात अपनी अपनी गाड़ी से निकाल कर फेंक दिए ताकि रास्ते में कहीं चेकिंग हो तो उन पर कोई शुबा ना किया जाए। वो तीनों वक्ती तौर पर एक दूसरे से बिछड़ गए। सोनिया सानी न्यूयॉर्क जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी थी। कोई 100 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद पारस की गाड़ी ने उसे क्रॉस किया। वह रफ्तार बढ़ाकर पारस को मुखातिब करते हुए बोली, गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोक दी। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास अगली सीट पर आकर बोली, गाड़ी एक ही हो तो बेहतर है, चलो। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ, एक गाड़ी है तो अब एक ही बार चेकिंग होगी, लेकिन चेक करने वाले हमें मियाँ बीवी समझेंगे। मैं आकर बैठ गई हूँ तो ज़्यादा ना फैलो, वरना धक्का देकर गाड़ी ले जाऊंगी। लैला पारस के दिमाग में थी। मुस्कुराते हुए बोली, बेटे, सानी के दिमाग में भी सलमान भाई हैं, ज़रा सोच समझ कर मजाक करो। पारस ने कहा, अम्मी, आप लोगों को सोचना समझना चाहिए। बाप को बेटी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हम जवान हैं, हंसना बोलना हमारी फितरत है। प्लीज़ आप सुल्ताना आंटी को सानी के पास भेज दें। अली जैसे खुश्क और संजीदा जवान के दिमाग में सलमान अंकल को रहना चाहिए। मिशिगन झील के खुफिया अड्डे को तबाह करना बच्चों का खेल नहीं था, जबकि अली तैमूर ने हकीकतन बच्चों का खेल बना दिया था। ऐसे वक्त हर लम्हा मोहतात रहने की ज़रूरत थी। फिर सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की हिफाजत लाजमी थी। हमने वादा किया था कि उनके मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, सिर्फ तमाशा देखेंगे। और खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आया तो दुश्मनों की टेलीपैथी का जवाब अपनी टेलीपैथी से देंगे। लैला पारस के पास, सुल्तान अली के पास और सलमान अपनी बेटी सानी के पास था। मैं तीनों के पास आता जाता रहता था। लैला ने सुल्तान और सलमान की पोजीशन बदल दी। सुल्तानों को सानी के पास और सलमान को अली के पास भेज दिया। ये उनकी खुशकिस्मती थी और ज़बरदस्त प्लानिंग थी, जिसके नतीजे में मशीन की तबाही के दौरान कोई मुश्किल या रुकावट सामने नहीं आई। वापसी में भी 2 पुलिस चौकियों पर रूटीन के मुताबिक सरसरी तौर पर पूछगिछ हुई। फिर उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे दी गई।
इसकी वजह ये थी कि अभी बाकायदा नाकाबंदी शुरू नहीं हुई थी। अली तैमूर शिकागो के रास्ते पर जा रहा था। एक पुलिस चौकी पर एक रिश्वतखोर अफसर था, शराब के नशे में मस्त। हर गाड़ी वाले से कुछ न कुछ वसूल कर रहा था और वसूली से पहले चेकिंग के जरिए उन्हें परेशान कर रहा था। वहां से गुजरने वाले अपना कीमती वक्त बचाने के लिए उसे कुछ रिश्वत के तौर पर देकर जा रहे थे। जब वो अली के पास आकर बोला तो सलमान ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। अफसर ने अपने मातहतों से कहा, इसे जाने दो, ये तो मेरा बेटा है, गुड बाय बेटा, गुड बाय। अली किसी चेकिंग के बगैर गुजर गया। सानी और पारस ने न्यूयॉर्क शहर में दाखिल होने से पहले एक जगह गाड़ी रोक दी। वहां के एक गैराज में दूसरी गाड़ी तैयार थी। वो उसमें बैठकर अपनी रिहाइशगाह तक पहुंच गई। सानी ने सुल्ताना से कहा, आंटी हम यहाँ खैरियत से पहुंच गए हैं, अली की क्या खबर है? वो खैरियत से है। अभी तुम्हारे डैडी ने बताया कि एक पुलिस चौकी पर उसे रोका जा रहा है, लेकिन तुम्हारे डैडी ने उसकी गाड़ी और कागजात की चेकिंग नहीं होने दी, उसे मक्खन की बाल की तरह निकाल कर ले गई। अली किस सिमत जा रहे हैं? मैं अभी मालूम करती हूँ, प्लीज़ आप कह दें। मैं याद कर रही हूँ, राज की कामयाबी से बहुत खुश हूँ। सुल्ताना चली गई। पारस ने पूछा कि आंटी से बातें कर रही थी? हाँ कह रही थी। मेरे अली का जवाब नहीं। उसने बच्चों के खिलौनों से एक सुपर पावर के पांव तले से ज़मीन निकाल दी है। अली का ये कारनामा रहती दुनिया तक यादगार बनकर रहेगा। इन्ना लिल्लाह, तुम अली की यादगार बना रही हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ सकती हो, सुना है बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अली का मुंह कितनी बार तोड़ा है? वो तुम्हारी तरह छिछोरे नहीं है। क्या शादी से पहले मोहब्बत करना छिछोरापन नहीं है? मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है। अच्छा तो वो तुम्हारे साथ सवाब कमाता रहता है। क्यों मुझे अल्फाज की हेरा फेरी में उलझा रहे हो? जाओ आराम करो और मुझे सोने दो। जाने से पहले एक बात कह दूं कि जो चैलेंज करता हूं उसे पूरा करके दिखाता हूं। क्या तुमने कोई चैलेंज किया था? हाँ याद नहीं है, मैंने कहा था तुम्हें अली से दूर कर दूंगा और तुमने मजाक समझकर टाल दिया। अच्छा तो जनाब का दावा है कि अभी आपने अली को मुझसे दूर किया है? बेशक, तुम समझ रही हो। हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक एक दूसरे से दूर हुए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। याद करो, यह आइडिया मैंने ही पेश किया था कि मशीन को तबाह करने के बाद हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ताकि कभी एक साथ दुश्मनों की गिरफ्त में ना आए। हाँ याद आया, तुमने ही आइडिया पेश किया था। वो बोला, फिर मिशिगन की तरफ जाने से पहले मैंने तुमसे पूछा था तुम किस रास्ते से वापस जाओगी। वो उसे घूर कर बोली, और मैंने कहा था न्यूयॉर्क के रास्ते पर जाऊंगी। पारस तुम पक्के शैतान हो, अपना रास्ता बदलकर मेरे रास्ते पर आ गए और अली को दूसरी तरफ भेज दिया। अगर अली सच्चा आशिक होता तो वो भी रास्ता बदल देता और तुम्हारे पास चला आता। मेरे सच्चे आशिक, मैं तुमसे खुश हुई। ये लो इनाम, मेरे हाथ को बोसा दो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। पारस ने दूर से कहा, पहले मैं अपने सितारों की गर्दिश मालूम कर लूं, फिर तुम्हारी गर्दिश में आऊंगा। शब्बा खैर। वो जाने लगा। सानी हंसने लगी। बंद दरवाजे को खोलकर बाहर जाती पारस के हलक से कराह निकली। वो लड़खड़ाता हुआ सानी के पास आया। सानी ने उसे गिरने से बचाया, उसे थाम लिया, फिर पूछा, बाहर कौन है? पारस ने सानी के थामने वाले एक हाथ को बोसा दिया, फिर भागते हुए दरवाजे पर आकर बोला, मेरे सितारों ने मुझे घुंसा मारकर तुम्हारे पास पहुंचाया था, बाकी सब खैरियत है। सानी ने गुलदान खींचकर मारा। वो निशाने से निकल गया। गुलदान चौखट से टकराकर पाँच पाँच हो गया। वो बाहर आकर बोली, मेरा भी चैलेंज सुन लो। मैं तुम्हें उल्लू बनाकर अपने अली के पास जाऊंगी और तुम्हें मेरी भाभी बनने से पहले हाथ जोड़कर और कान पकड़कर तस्लीम करना होगा कि देवर साहब शेर पर सवा शेर हैं। मैं तस्लीम नहीं करूंगी, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। वो हंसता हुआ जाने लगा। लैला ने मुस्कुराकर कहा, बेटे क्यों उसे सताते हो? अम्मी, सताने का उस पर कोई असर नहीं होगा, वो मुझसे कम नहीं है। मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उसे खूब परेशान करता। खुदा ने बहन तो नहीं दी, मगर बहन और भाभी का मिक्सचर दे दिया है। बेटे वो तुम्हारी मम्मा की तरह बड़ी तेजी से जहानत का मुजाहरा करती है। मक्कारी में उसका जवाब नहीं है। जब वो हरकत में आएगी तो तुम्हारे होश उड़ा देगी। ये गुड़िया मेरे होश उड़ा दे, यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए छेड़ता हूँ। वक्त गुजारने का ये अच्छा दिलचस्प मशगला रहेगा। दूसरी तरफ सुल्ताना ने सानी के पास आकर कहा, अली शिकागो जा रहा है। उसने तुम्हें कल किसी फ्लाइट से वापस आने को कहा है, बशर्ते के हालात साजगार हों। मेरी मम्मा ने मुझे बुरे वक्तों में हालात को साजगार बनाना सिखाया है। प्लीज़ आप मम्मा वगैरह से मशवरा करें और अली, पारस और मेरी शख्सियतों को कुछ अरसे के लिए तब्दील कर दें। तब्दीली का मकसद क्या है? पूरे मुल्क में हमारी तलाश शुरू हो गई होगी। तलाश करने वालों के दिमागों में दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले भी मौजूद होंगे। हम सांस रोककर उन्हें चोर ख्यालात बढ़ने से रोकेंगे तो उन्हें हम पर शुबा हो जाएगा। वो हमें गिरफ्तार कर सकती हैं, दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाकर हमारी असलियत मालूम कर सकती हैं। दुरुस्त कहती हो। अगर शख्सियत और लहजा बदल जाए तो दिमाग में आने वालों को तुम्हारी असलियत मालूम नहीं होगी। मैं अभी जाकर सिस्टर से इस सिलसिले में मशवरा करती हूँ। सुल्ताना और सोनिया के जरिए ये बातें मुझ तक पहुंची। मैंने कहा, बेशक यही होना चाहिए। तीनों की शख्सियत बदलने से पहले अच्छी तरह समझ लो कि उनके अंदर कौन सी तब्दीली होगी और कितनी खसूसियात बहाल रहेंगी। मैंने अहम हदायत दी। पहली ये कि शख्सियत तब्दील होगी, दूसरी ये कि आवाज़ और लहजा तब्दील होगा। अभी उन तीनों के पास जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह हैं, वो उसी हैसियत से अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे। उनके चोर ख्यालात भी दुश्मनों के सामने उन्हें इसी हैसियत से पेश करेंगे।
तनवीमी अमल के दौरान उनके दिमागों में ये नक्श किया जाएगा कि उनकी जहानत, उनका इल्म और उनकी तमाम सलाहियतें पहले की तरह कायम रहेंगी। उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, हत्ता कि मास्टर वाटसुरोकी से सीखे हुए तमाम हुनर भी बहाल रहेंगे। लैला, सुल्ताना और सलमान मुझसे हदायत लेकर चले गए। सलमान तनवीमी अमल के जरिए शख्सियत तब्दील करने के लिए पारस के पास चला गया। सुल्ताना सानी के पास आई। सानी ने कहा, आप मेरी एक बात मानेंगी? बोलो, क्या चाहती हो? शख्सियत बदलने के बाद हम अपनों को भूल जाएंगे, खुद अपनी असलियत याद नहीं रहेगी। इन हालात में मैं अली से दूर रहना नहीं चाहती। अच्छी बात है, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगी। तुम दोनों एक दूसरे को भूल कर भी एक दूसरे के साथ रहोगे। तुम खुद को तनवीमी अमल के लिए तैयार रखो, मैं अभी आती हूँ। वो अपनी बहन लैला के पास आई, फिर बोली, तुम्हारे बहनोई सलमान ये सोचकर परेशान रहते हैं कि सानी और अली शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। अली ने कहा, यह तो मैं भी सोचती हूँ। सिस्टर सोनिया भी यही चाहती हैं कि अब उनकी शादी हो जाए, लेकिन ये दोनों कुछ अजीब मजाज के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हुनर सीखने में उम्र गुजार रहे हैं। इनके अंदर दिली जज्बात की ज़्यादा अहमियत नहीं है। लैला, ये बेहतरीन मौका है। हम अभी तनवीमी अमल के दौरान इनके अंदर रूमानी जज्बात और इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशात पैदा कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये गुनाहों से बचते रहें। हम भी गुनाह की नहीं, शदीद मोहब्बत की तरगीब देंगे। वली के दिमाग में गई और सुल्ताना सानी के दिमाग में आकर उस पर अमल करने लगी। वो बड़ी आसानी से ट्रांस में आ गई, क्योंकि खुद यही चाहती थी। मैंने जो हदायत दी थी उसके मुताबिक सुल्ताना ने उसकी शख्सियत में तब्दीली की, बाकी जहानत और सलाहियतों को उसी तरह कायम रहने दिया। इसके बाद उसने सानी से कहा, जैसा कि तुम जानती हो तुम्हारा नाम सिल्वाना जोसेफ है। अब मैं इसी नाम से तुम्हें मुखातिब करूंगी। बोलो, तुम कौन हो? मैं सिल्वाना जोसेफ हूँ। आज से तुम्हारा दिमाग हसास नहीं रहेगा। तुम पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। मैं पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करूंगी। सिल्वाना, तुम्हारी जिंदगी में एक खूब रुझान आएगा। उसका नाम जॉन कार्लो है। तुम पहली मुलाकात में उससे मोहब्बत करने लगोगी और उससे शादी कर लोगी। मैं जॉन कार्लो से मोहब्बत करूंगी और फिर शादी कर लूंगी। उधर लैला ने अली तैमूर को अपना मामूल बनाकर कहा, तुम्हारी जिंदगी में एक हसीन लड़की आएगी, उसका नाम सिल्वाना जोसेफ है। तुम उसे देखते ही आशिक हो जाओगे और उससे शादी करोगे। वो बोला, मैं उसे देखते ही आशिक हो जाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। पारस, अली तैमूर और सोनिया सानी बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक काम अपनी सलाहियतों के बलबूते पर करते थे। कभी कभी दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों से निमटने के लिए हमारा सहारा लेते थे, वरना टेलीपैथी के सहारे से इनकार कर देते थे। अब शख्सियत की तब्दीली बहुत ज़रूरी हो गई थी, इसलिए वो तनवीमी अमल के जरिए मामूल बनने पर राजी हो गए थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों पर एतमाद किया था और बुजुर्गों ने इस एतमाद में ज़रा सी गड़बड़ कर दी थी। सलमान ने पारस की शख्सियत बदलने के बाद एक आमिल की हैसियत से हुक्म दिया, तुम किसी लड़की से या औरत से मुतासिर नहीं होगे और ना ही किसी से इश्क करोगे। सिर्फ जेनिफर नामी लड़की से मोहब्बत करते रहोगे। जोजो का असल नाम जेनिफर था। सलमान को यह अच्छा मौका मिला था कि वो पारस को सिर्फ अपनी बीवी का पाबंद बना देता। पारस ने वादा किया कि सिर्फ जेनिफर से मोहब्बत करता रहेगा और दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेगा। इसके बरक्स लैला ने अली को पाबंद नहीं किया, जबकि वो बेचारा किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं लेता था। आइंदा वो सिल्वाना जोसेफ पर मर मिटने वाला था। इसी तरह सानी किसी को घास नहीं डालती थी। अब किसी जॉन कार्लो से मोहब्बत और शादी करने वाली थी। इन बुजुर्गों ने तीनों के एतमाद के खिलाफ तनवीमी अमल किया था, लेकिन अपनी दानिस्त में उनके लिए अच्छा ही किया था। एक अरसे से रसवंती बहू के लिए बेचैन थी। सोनिया भी चाहती थी कि शादी के बगैर दोनों दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साथ न जाया करें, जल्द ही रिश्ता इस दवाज में मुंसलिक हो जाएं। सलमान भी बाप की हैसियत से बेटी के लिए फिक्रमंद था। लैला और सुल्ताना ने सबके मुश्तरका मसले को हल कर दिया था। कुछ ऐसा ही मसला सिरगई अल्पा के साथ था। लोग उसकी भी शादी कराने पर तुल गए थे। इस मकसद के लिए उस पर भी तनवीमी अमल किया गया था। मास्क मैन, आला हुक्काम और बड़े फौजी अफसरान इस अंदेशे में मुब्तला हो गए थे, अगर सिरगई ने शादी ना की, किसी मर्द के ज़ेरे असर ना आई और उसके बच्चों की मां ना बनी तो किसी दिन पारस उसे उड़ा ले जाएगा। सिरगई अल्पा ने शादी के मामले को टालने की बहुत कोशिश की। तनवीमी अमल के दौरान भी कहा था कि जब वो किसी मर्द से मुतासिर नहीं हुई है तो पारस क्या चीज़ है। फिर उसने खौफजदा करने के लिए वो ख्वाब बयान किया था जिसे कई बार देख चुकी थी, और हर ख्वाब में उसके करीब आने वाला दुल्हा अपने ही खून में नहा गया था। मास्कमैन और दूसरे अकाबरीन ने इस ख्वाब को अहमियत नहीं दी। आमिलों से हुक्म दिया कि वो 48 घंटों के अंदर शादी करे। आखिर उसने शादी कर ही ली। फिर उसका जो अंजाम हुआ वो सबकी आंखों के सामने आया। जिस ख्वाब को अहमियत नहीं दी गई थी उसकी ताबीर सच्ची निकली। उसके करीब आने वाला दुल्हा अपने खून में नहा गया था। सिरगई ने खूब सोच समझकर शादी और कत्ल का मंसूबा बनाया था। वो जानती थी एक दुल्हा और एक कत्ल से बात नहीं बनेगी। दूसरे लोग फिर भी उससे शादी करने का खतरा मोल लेंगे। उसने ख्याल खुआनी के जरिए हेरा फेरी करके दूसरे खुश नसीब के लिए मास्कमैन और तीसरे खुश नसीब के लिए कर्नल का नाम निकाला था, ताकि एक के बाद दिगरे बड़े लोग दुल्हन के पास आकर मरते रहेंगे तो फिर दूसरे लोग तौबा कर लेंगे। वैसे यह साबित हो गया कि सिरगई ने बारहा जो ख्वाब देखा था वो महज ख्वाब नहीं था, एक चैलेंज था जो पूरा हो गया था, और आइंदा भी ये ख्वाब अपनी सच्ची ताबीर पेश कर सकता था।
दुल्हा की मौत पर किसी ने सरगई पर शुबा नहीं किया, क्योंकि प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। वहां दो खुशनसीब मौजूद थे, एक खुशनसीब मास्कमैन और दूसरा खुशनसीब कर्नल था, जिसने फरार होने वाले कातिल को गोली मार दी थी। ऐसे में सभी के दिमागों में एक ही बात पैदा हुई कि कर्नल ने अपनी साजिश को छुपाने के लिए कातिल को गोली मारी है। अगर वो जिंदा गिरफ्तार होता तो ये जरूर बयान देता कि कर्नल साहब के हुक्म से उसने दुल्हा को कत्ल किया है। एक आला हाकिम ने सवाल किया, वेल कर्नल, तुमने उसे क्यों गोली मारी? कर्नल ने कहा, आप लोगों ने देखा नहीं, वो भाग जाना चाहता था। इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, वो भागकर कहाँ जा सकता था? इस कोठी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। शहर के हर रास्ते, हर मोड़ पर नाकाबंदी की जाती। फिर किसी कातिल या मुजरिम को सजाए मौत देने का हक सिर्फ अदालत को है। तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, सिर्फ जख्मी करना चाहता था, लेकिन निशाना बहक गया। मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया है। इसका फैसला अदालत करेगी। फैसले से पहले कत्ल के मकसद पर रोशनी डाली जाए। मास्कमैन ने कहा, मुझे सिरगई के बेवा होने का अफसोस है। उसके बाद दूसरा खुशकिस्मत मैं हूं। क्या मुझे भी किसी साजिश के तहत कत्ल किया जाएगा, क्योंकि मेरे बाद ही कर्नल की बारी आएगी? कर्नल ने कहा, मैं लानत भेजता हूं ऐसी खुशकिस्मती पर जो अपने काबिल फौजी अफसरों के कत्ल से हासिल होती हो। मैं तमाम आला ओहदेदारान की मौजूदगी में सिरगई से कहता हूं कि ये मेरे दिमाग में आए और मेरे चोर ख्यालात पढ़कर सबको सुनाए। एक हाकिम ने कहा, यह माकूल बात है। सिरगई ख्याल खोने के जरिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। दूसरे ने कहा, अदालत तक जाने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा है, कर्नल की बेगुनाही यहीं साबित हो जाएगी। मास्कमैन ने कहा, हम जितने आला ओहदेदार योगा के माहिर हैं, सिरगई उनके दिमागों में नहीं आती, क्योंकि हम अहम मुल्की मामलात सिरगई को भी नहीं बताते। अगर ये कर्नल के दिमाग में जाएगी, दूसरी अहम मालूमात भी हासिल कर लेगी। एक आला हाकिम ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिरगई पर भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ योगा ना जानने वाले मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार मौजूद हैं। उनसे भी मुल्क के वह अहम राज छुपाए जाते हैं जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। सिरगई का भी बहुत से मुल्की राजों से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उसे कर्नल के दिमाग में छुपे राजों के करीब नहीं जाना चाहिए। जितने योगा के माहिर ओहदेदार थे वो मास्कमैन के इस इशारे को समझ गए कि सिरगई कर्नल के दिमाग में जाते ही ये मालूम कर लेगी कि उसका असल नाम एल्पा है, उसका ताल्लुक अमेरिका से है और वो इसराइल के एक शहर तेल अवीव से अगवा की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी मालूम हो जाएगा कि पारस उसकी ज़िंदगी में बड़े ही ड्रामाई अंदाज में आकर जा चुका है। इधर सिरगई बेबगी के आंसू बहाने के बाद चकरा कर गिर पड़ी थी। उसे उठाकर एक बेडरूम में लाया गया। वहाँ एक फौजी डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, उसके लिए दवाएं तजवीज़ की, फिर कहा इसे सदमा पहुंचा है। ज़ाहिर के बारहा देखा हुआ ख्वाब सच साबित हुआ है। इस हकीकत ने बेचारी को ज़हनी इंतशार में मुब्तला कर दिया है। यह होश में आने के बाद नॉर्मल रहेगी। वो होश में थी, डॉक्टर के दिमाग में रहकर उसकी ज़ुबान से लोगों को समझा रही थी कि उसे सदमा पहुंचा है। कर्नल के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। कुछ रोज़ तक उसके खिलाफ सबूत हासिल करने की कोशिशें की गई। फिर आला ओहदेदारान की हमायत से वो केस ख़त्म हो गया। किसी के कत्ल होने की इतनी अहमियत नहीं थी जितनी सिरगई की शादी की थी। आइंदा वो मास्कमैन की शरीक हयात बनने वाली थी और वो जल्द से जल्द शादी करने के लिए बेचैन था। आला ओहदेदारान के कानों में ये बात फूंक रहा था कि सिरगई को शादी के लिए मजबूर किया जाए। ये बात सिरगई से कही गई तो वो बोली, अगरचा एक के मरने के बाद इतनी जल्दी दूसरी शादी नहीं करना चाहिए, ताहम मेरे अंदर पता नहीं क्यों इस दवाजी ज़िंदगी गुजारने की बेचैनी सी रहती है। मैं तैयार हूँ। चांद की 14 तारीख करीब है, उस रोज़ शादी करूंगी। चांद की 14 तारीख क्यों ज़रूरी है? मैं नहीं चाहती कि इस तारीख को शादी क्यों करना चाहती हूँ। शायद मैं चाहती हूँ कि इस तारीख को मेरा ख्वाब झूठा पड़ जाए। फिर वो एक मुलाकात में मास्कमैन से बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा ख्वाब फिर सच होगा? वो बोला, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। ये बुज़दिली की बात नहीं है। जब मालूम है कि सांप के बिल में हाथ डालने से वो डस लेगा तो वहाँ हाथ डालना बहादुरी नहीं है। सांप का मनका हासिल करने वाले जान पर खेल कर मनका हासिल करते हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने की लगन शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो आदमी फिर अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो चीज़ ही ऐसी थी कि उसके लिए जान की बाजी लगाने वालों की कमी नहीं थी। उस जगमगाते हुए ताज को जो अपने सर पर रख लेता एक आलम का शहंशाह बन जाता। उसकी हर तरह हिफाजत करने के लिए उसकी एक मुकम्मल डमी बनाई गई थी। वह डमी भी कुछ कम हंसी नहीं थी। उसके जैसा ही कद और उसी की तरह सेहतमंद जिस्म की मालिक थी। पिछले 6 माह से उस पर मेहनत की जा रही थी। सिरगई की आवाज़ और लहजे में बोलना और उसी के अंदाज में चलना सिखाया गया था। वो इस डमी को यूरोपीय मुल्कों में और ख़ास तौर पर फ्रांस के शहर पेरिस में भेजना चाहते थे। उसे पेरिस में भेजने का मकसद पारस को शिकार करना था। डमी का नाम एल्पा बेक कर रखा गया था ताकि वो इस नाम से पारस की तवज्जो हासिल कर ले। उधर सिरगई को समझाया गया था कि ये एक फर्जी नाम है। कभी पारस की एक महबूबा का ये नाम हुआ करता था। वो इस नाम की कशिश से डमी की तरफ माइल होगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी। गोली मारने का ही फैसला था ताकि सिरगई अल्पा के बहकने का अंदेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सिरगई को हदायत की गई थी कि वह डमी के दिमाग में जाकर उस पर तनवीमी अमल करे और ये बात उसके जहन में नक्श कर दे कि वह टेलीपैथी जानती है। वह हर सुबह उसके दिमाग में जाती, उसे योगा की मशकें कराती। इस तरह डमी भी सांस रोकने की आदी हो गई थी।
डमी को मास्को से पेरिस भेजने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए। रवानगी से एक दिन पहले आमल उस पर तनवीमी अमल करने आया ताकि वह डमी भी पेरिस के फ्रेम में न आए और तनवीमी अमल के मुताबिक मास्कमैन की वफादार रहे। जब उसने अमल शुरू किया तो सिरगई चुपचाप डमी के अंदर मौजूद थी। उसने इस अमल को नाकाम बना दिया, लेकिन डमी के जरिए यकीन दिलाया कि उसका अमल कामयाब रहे और वह हमेशा मास्कमैन की वफादार बनकर रहेगी। आमिल मुतमईन हो गया। उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया गया। तब सिरगई ने उस पर अमल किया। उसे ट्रांस में लाकर अपनी मामूला बनाकर ये बातें उसके दिमाग में नक्श कर दी कि वह सिरगई की जगह आ जाएगी। खुद को सर से पांव तक और दिल से दिमाग तक सिरगई आंद्रोव समझती रहेगी। सिरगई हमेशा ख्याल खाने के वक्त एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके किसी के ख्यालात पढ़ती थी। उसने डमी को भी हुक्म दिया कि जब भी उसे ख्याल खाने का हुक्म दिया जाए वो किसी खाली कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करे। सिरगई वक्त ज़रूरत उसके पास पहुंचकर ख्याल खानी किया करेगी। डमी के दिमाग में सिरगई को सिर्फ उस वक्त तक बराबर आते जाते रहना था जब तक कि वो पेरिस न पहुंच जाती या किसी भी मुल्क में पहुंचकर मास्कमैन के खास मातियतों और सुराग रसानों से निजात हासिल कर लेती। वह दूसरे दिन डमी की रिहाइशगाह में उससे मुलाकात करने गई। वहां चंद खास अफराद ही जा सकते थे। चूंकि सिरगई भी डमी को ट्रेनिंग देती रहती थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। उसने डमी के पास आकर बेडरूम के दरवाजे को बंद कर लिया। जब वो दरवाज़ा दोबारा खुला तो डमी वो लिबास पहन चुकी थी जो सिरगई अभी पहन कर आई थी। वह इस लिबास में रिहाइशगाह के बाहर आई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे सिरगई समझकर सलूट किया। वह सिरगई की कार में बैठकर जाना चाहती थी। उसी वक्त मास्कमैन की कार आकर रुकी। उसने कार से बाहर आकर पूछा, हेलो सिरगई, यहाँ क्या कर रही हो? एक तो डमी खुद को मुकम्मल सिरगई समझती थी, दूसरी ये कि सिरगई उसके दिमाग में थी। वह अपनी कार से निकलकर मास्कमैन के करीब आते हुए बोली, मैं डमी से मिलने आई थी। आज वो कुछ गुमसुम सी लग रही है। मास्कमैन ने कहा, मैं इसकी वजह जानता हूँ। पिछली रात उस पर तनवीमी अमल किया गया था, इसलिए वह ज़रा उलझी हुई होगी। फिर इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, सिरगई ने कहा, कल चांद की 14 तारीख है। वो मुस्कुराकर बोला, कल मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। जब मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश पैदा हुई तो इसके साथ ये ख्वाहिश भी थी कि मेरा होने वाला शौहर मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन तुम अपने मामलात में इतने मसरूफ़ रहते हो कि मुझसे मोहब्बत करने की फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, मैंने कई बार मोहब्बत के लिए वक्त निकालने की कोशिश की, मगर काम का बोझ बहुत है। आज रात को तुम्हारी डमी सियाहों की एक टीम के साथ रवाना कर दी जाएगी। उसके जाते ही मेरी एक हफ्ते की छुट्टी मंजूर हो जाएगी। फिर मैं दिन रात तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। वह दोनों हाथों से उसका हाथ थामकर बोली, तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो। यह सोचकर तुमसे कुदरती तौर पर मोहब्बत हो गई है। जी चाहता है तुम्हें देखती रहूं और तुम्हारे ही मुतल्लिक सोचती रहूं। मास्कमैन ने कहा, कभी किसी हसीना ने ऐसे वालेहाना अंदाज में मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मेरा हाथ तुम्हारे खूबसूरत हाथों में कांप रहा है। प्लीज़ मुझे कमज़ोर ना बनाओ। आज अपने फ़राइज़ अदा करने दो। कल से मैं सिर्फ तुम्हारी रहूँगा। डमी ने हाथ छोड़ दिया। वह पसीना पहुँचता हुआ रिहाइशगाह के अंदर अपनी दानिस्त में डमी से मिलने आया, जबकि डमी को बाहर छुड़ाया था और असल से मुलाकात कर रहा था। उसे बता रहा था कि आज रात वो सियाहों की टीम के साथ रवाना होगी। इस टीम में जितनी औरतें और मर्द सियाह की हैसियत से जा रही हैं वो तजुर्बाकार फौजी अफसर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बहुत होशियार जासूस हैं। वो हर मामले में टीम के लीडर की महकूम और पाबंद रहेगी और फौजी डिसिप्लिन के मुताबिक उनके अहकामात की तामील करती रहेगी। उस रात असल सिरगई आंद्रोव को उस मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल गया। वह सियाहों की एक टीम में शामिल होकर जर्मनी जाने वाले एक त्यारे में सवार हो गई। ऐसे वक्त वह बार बार डमी के पास जाकर देख लेती थी कि उसकी किसी हरकत से दूसरों को शुबा न हो, लेकिन हालात साजगार थे क्योंकि तमाम जिम्मेदार अफसरान डमी को रुखसत करने के सिलसिले में मसरूफ रहे थे। उनके रुखसत होने के बाद इन इंतजामात का जायजा ले रहे थे कि डमी इस टीम के साथ किन मुल्कों और शहरों में जाएगी और उसे हर तरह की सहूलतें किस तरह फराहम की जाएंगी। दूसरी तरफ मास्कमैन अपनी शादी के इंतजामात में भी उलझा हुआ था, इसलिए उसने उस डमी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जो मॉस्को में रह गई थी। दूसरी सुबह 10 बजे मास्कमैन की शादी डमी से हो रही थी और सिरगई अल्पा जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट पहुंच गई थी। वह पहली बार एक कम्युनिस्ट मुल्क से बाहर आई थी जहां बात बात पर पाबंदियां थीं। जेवरात पहनने और मेकअप करने की इजाज़त नहीं थी। वह हैरान होकर बोली, ओ गॉड, यहाँ कैसी रंगीनी और जगमगाहट है। औरतें रंगीन और अजीबोगरीब डिज़ाइन के लिबास में घूमती हैं। ऐसे जेवरात, ऐसा मेकअप की औरतें आसमान की परी नजर आती हैं। इस टीम का लीडर जो रिटायर्ड फौजी अफसर था उसने कहा, यह तो कुछ नहीं है। पेरिस का हुस्न और वहाँ दौलत की फरावानी देखोगी तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। मैं पेरिस में मॉडर्न औरतों की तरह ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? वहाँ तुम्हारे लिए मेकअप, हेयर ड्रेसर और गवर्नर्स वगैरह का इंतजाम किया गया है। वह सब तुम्हें मॉडर्न और स्मार्ट बना देंगे। वह टीम के अफराद से बातें करने के बाद अपने कमरे में आई, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वह सब एक होटल में क्याम कर रहे थे। उन्होंने बाहर जाकर तफरीह करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो दर्द सर का बहाना करके कमरे में आ गई क्योंकि डमी के पास जाकर वहाँ के हालात मालूम करना ज़रूरी था। वहाँ मास्कमैन बहुत खुश था। शादी कामयाब हुई थी। तमाम आला ओहदेदार जो सस्पेंस भरी शादी का भयानक अंजाम देखने आए थे
उन्हें मुतवक्का अंजाम दिखाई नहीं दिया। सिरगई का ख्वाब कोई भयानक ताबीर लेकर नहीं आया। वो सब उसे मुबारकबाद देकर चले गए। मास्कमैन डमी दुल्हन के कमरे में आया। उसने मोहब्बत करने के लिए रूस सरकार से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, इसलिए खूब मोहब्बत कर रहा था और सब्र का फल खा रहा था। तमाम रात जागने के लिए बार बार कॉफ़ी पी रहा था। फिर वो निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। गहरी सांसें लेते हुए बोला, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाओ। डमी ने सिरगई की मर्जी के मुताबिक कॉफ़ी में साबी कमज़ोरी की दवा मिला दी थी, जिसके नतीजे में वो चारों शाने चित हो गया था और चोर ख्यालात पढ़ने के लिए दिमाग के दरवाजे खुल गए थे। वो हाँफते हुए बोला, मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। सिरगई ने उसके अंदर सोच के जरिए से कहा, जब मैंने ही जख्म पहुंचाया है तो मरहम कैसे लगा सकती हूँ। वह परेशान होकर बोला, क्या तुम मेरे दिमाग में आ गई हो? हाँ, अब तुम बताओगे कि मेरी पिछली ज़िंदगी क्या थी, मैं कौन हूँ और मेरे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार कहाँ हैं। वो बोला, तुम हमारी हो, हमारे मुल्क और कौम से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हें रूसी होने पर फ़ख्र करना। वो बोली, शट अप, एक लफ्ज़ भी ना कहना, आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ रही हूँ, मुदाखलत करोगे तो गहरी नींद सुला दूंगी। वो खामोश रहा। सिरगई इत्मीनान से ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला उसका असल नाम एल्पा बेकर है। वो अमेरिका में पैदा हुई थी, वहाँ तालीम हासिल की और वहीं ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया। लेकिन वो नस्लन यहूदी है, इसलिए अमेरिका से फरार होकर इसराइल चली गई। वहाँ पारस ने बड़े ड्रामाई अंदाज में उसे फांस दिया। उसे अपने साथ फ्रांस ले जाना चाहता था, लेकिन मास्कमैन की कामयाब प्लानिंग ने उसे मॉस्को पहुंचा दिया। वहाँ उसका ब्रेन ऑपरेशन किया गया। उसके दिमाग से पिछली ज़िंदगी भुला दी गई। मास्कमैन के ख्यालात तमाम पर्दे उठा रहे थे। माजी की हर बात खुलकर सामने आ रही थी। खास तौर पर 2 बातें अहम थीं। एक तो ये कि वो पारस की दीवानी थी, दूसरी बात यह कि दीवानगी के बावजूद उसे दूर रहना चाहती थी क्योंकि वो मुसलमान था। सिरगई अल्बा ने मास्कमैन से पूछा, तुम लोगों को मेरे तमाम तफसीली हालात कैसे मालूम हुए? उसके चोर ख्यालात ने बताया। उसे अगवा करके मास्को लाने के बाद उस पर तनवीमी अमल किया गया था। उसे मामूला बनाकर हुक्म दिया गया था कि वह अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात और वाक़यात तफसील से बयान करती रहे। जब उसने हुक्म की तामील की और अपनी ज़ुबान से पूरी हिस्ट्री बयान करने लगी तो उसे ऑडियो रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्ड कर लिया गया। सिरगई ने पूछा, मेरी हिस्ट्री क्या बताती है? क्या मैं पारस से मोहब्बत करती थी? अगर करती थी तो दूर क्यों रहना चाहती थी? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं यहूदी हूँ? उसके चोर ख्यालात ने कहा, तुम्हें पारस से मोहब्बत रही थी, तुम चाहती थी वो तुम्हारा मजहब कबूल कर ले और उसके दिमाग में तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाए। पारस ने दोनों ही बातों को नामुमकिन बना दिया। आखिर तुमने उसे दूर हो जाने का फैसला किया। ऐसे ही वक्त हमने तुम्हें उससे छीन लिया और यहाँ ले आए। वो सवालात करती रही और उसके चोर ख्यालात से जवाब हासिल करती रही। यहूदी होने से दिलचस्पी बढ़ गई थी, लिहाजा अपने मजहब और इसराइली कौम के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करती रही। फिर उसने मास्कमैन को अपना मामूल बनाकर उसके दिमाग को हदायत दी कि वो उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। वो दिमागी तौर पर होटल के बंद कमरे में हाजिर हो गई। उसे नई मुसरतें हासिल हो रही थीं। पहली सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो मास्कमैन की गुलामी से आज़ाद होकर एक आज़ाद दुनिया में आ गई थी। दूसरी खुशी ये थी कि अपनी पिछली ज़िंदगी पूरी तफसील के साथ मालूम हो गई थी और अब पिछले तजुर्बात की रोशनी में वो नए अंदाज से ज़िंदगी गुजारने का कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकती थी। तीसरी खुशी ये कि उसे अपना असल मजहब मालूम हो गया था और जब से मालूम हुआ था तब से वो यहूदियत और अपनी कौम की तरफ एक कुदरती कशिश महसूस कर रही थी। चौथी खुशी ये थी कि पारस से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो गया था। ये याद नहीं था कि उसके जहरीले प्यार में कितनी कशिश होती है। चूंकि याद नहीं था इसलिए वो अब पारस को आसानी से नज़रअंदाज कर सकती थी। उसकी यादों और मोहब्बतों पर मिट्टी डालकर अपनी कौम के साथ रह सकती थी। उसने इसी लम्हे में फैसला किया कि वो पेरिस पहुंचते पहुंचते इस टीम के फौजियों और सुराग रसानों को धोखा देकर अलग होगी और किसी तरह इसराइल पहुंच जाएगी। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। उसके आसपास के कमरों में फौजी अफसर और सुराग रसा थे। जब तक वो अपने थे अपनी कौम के लोग जाहिर हो रहे थे, तब तक उनसे एक लगाव था। अब वो आसपास कांटों की तरह चुभ रहे थे। उनसे नफरत हो रही थी क्योंकि उन्होंने उसे अगवा किया था, अपने मकसद के लिए उसे उसकी कौम से जुदा किया था। वो ऐसे लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उठकर टहल रही थी। बेचैनी के बायस एक जगह बैठा नहीं जा रहा था। वो महज इनसे निजात नहीं चाहती थी, इंतकाम भी लेना चाहती थी। उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसके ज़हन को बदल कर रख दिया था। वो इसकी सज़ा उन्हें देना चाहती थी। इस टीम में उनका सिर्फ एक लीडर योगा का माहिर था। वो बाकी अफराद के अंदर आसानी से जा सकती थी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए देखा। वो सब एक झील के किनारे पॉप म्यूजिक पर होने वाले डांस दिलचस्पी से देख रहे थे। दिलचस्पी इसलिए थी कि उनके मुल्क में ऐसा डांस देखने में और ऐसी मौसीकी सुनने में नहीं आती थी। इस टीम में जो औरतें थीं वो रक्स करने और गाने वाली लड़कियों की रंगीन और नए डिज़ाइन के मलबूसात को हैरत से देख रही थी। वो झील के किनारे एक ओपन एयर थिएटर था। बेशुमार औरतें और मर्द वहां से गुजर रहे थे जिन्हें पॉप म्यूजिक से दिलचस्पी होती थी। वो रुककर सुनने और रक्स देखने लगते थे।
सिरगई इनके जरिए अजनबी लोगों के दिमागों में जाने लगी। वहाँ बाज ऐसे अफराद भी थे जो अपनी हिफाजत के लिए रिवॉल्वर या पिस्तौल वगैरह रखते थे। वह एक रिवॉल्वर वाले के अंदर पहुंच गई, उसे अपनी टीम के लीडर के पास से गुजारते हुए धक्का मारा। लीडर ने कहा, ज्यादा पीने का नतीजा यही होता है, आदमी आंखें रखते हुए भी टकराता है। सिरगई ने रिवॉल्वर वाले की जुबान से कहा, बकवास मत करो, तुम अपने लहजे से रूसी बुलडॉग लगते हो, मुझे तुम लोगों से नफरत है, जाओ अपना रास्ता लो। लीडर के साथ खड़े हुए अफसर ने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस, तुम हमें बुलडॉग कह रहे हो। यह कहते उसने रिवॉल्वर वाले के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। लीडर ने उसे पकड़कर कहा, यहां झगड़ा न करो, हम परदेसी हैं। लेकिन झगड़ा तो शुरू हो चुका था। उसने मुंह पर घुंसा खाते रिवॉल्वर निकाल लिया। वो गोली चलाने की धमकी देना चाहता था, लेकिन सिरगई ने उसके जरिए सचमुच फायर कर दिया। गोली लीडर के सीने में पैवस्त हो गई। वो उछलकर गिरा। झील के किनारे भगदड़ मच गई। सिरगई ने उसके जरिए और 2 फायर कराए। उस टीम के 2 और अफराद को मार गिरा, फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। इस टीम में सिरगई को शामिल करके 6 अफराद थे, 3 लड़कियां और 3 मर्द। वो तीनों मारे गए। सिरगई ने सबसे पहले योगा जानने वाले लीडर को हलाक किया था, क्योंकि वो जिंदा रहता तो उसके लिए मुसीबत बन जाता। अब टीम में सिर्फ लड़कियां रह गई थीं और वो खौफजदा होकर भागती हुई पुलिस की हिफाजत में पहुंच गई। सिरगई बहुत खुश थी। ट्रांसफार्मर मशीन बनाने वाले को दवाएं दे रही थी, जिसकी बदौलत उसे टेलीपैथिक इल्म हासिल हुआ था। इस इल्म के जरिए उसने बैठे ही बैठे 3 दोस्तनुमा दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था। वो लिबास बदलकर कमरे से बाहर आई। अब वो मालूम करना चाहती थी कि यहूदी कैसे होती हैं, कैसे पहचानी जाती हैं, और ये कि इसराइली हुक्काम और दूसरे काबरीन से कैसे रब्ता कर सकती है। वह एक टैक्सी में बैठकर बहुत बड़े बुक स्टॉल में आई। वहाँ किसी इसराइली सियासतदान की तस्वीर और उस मुल्क की मालूमात फराहम करने वाली किताबें मिल सकती थीं। वो रेडियो के जरिए किसी इसराइली हाकिम की आवाज़ सुन सकती थी, टीवी के जरिए भी उसे देख सकती थी। फिलहाल रेडियो टीवी से किसी सियासी लीडर का प्रोग्राम नशर नहीं हो रहा था। उसे एक बुक स्टॉल में तस्वीरें नहीं मिली, किताबें मिल गईं। वह इसराइली एयरलाइन के दफ्तर में आई। वहाँ चंद यहूदियों से गुफ्तगू करके उसे रूहानी खुशी हासिल हुई। उसने सफारत खाने का टेलीफोन नंबर मालूम किया, फिर एक बूथ में आकर फ़ोन के जरिए रब्ता किया। दूसरी तरफ से सफ़ीर के सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, ये इसराइली सफारत खाना है, फरमाइए। सिरगई अल्पा ने रिसीवर रख दिया। सेक्रेटरी के ख्यालात पढ़ने लगी, फिर उसे सफ़ीर से बातें करने पर मजबूर किया। इस तरह वो सफ़ीर के पास पहुंच गई। उसे मुखातिब करके बोली, मैं सोच के जरिए बोल रही हूँ, मुझसे बातें करोगे? वो हैरानी से बोला, तुम कौन हो? यहूदी हूँ, मुमलिकत इसराइल की वफादार हूँ, मेरा नाम अल्पा है। क्या तुमने मेरा नाम कभी सुना है? हाँ, ख्याल ख्वानी करने वाली अल्पा हमारी कौम की बेटी थी। उसे मास्क मैन ने अगवा कराया था। मैं वही हूँ। मास्क मैन से निजात हासिल कर चुकी हूँ। अभी मैं बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार हूँ। मुझे यहाँ से इसराइल पहुँचाओ और वहाँ के अकाबरीन से मेरी गुफ्तगू कराओ। मैं हैरान भी हूँ और बेइंतहा खुश भी कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। सच तो यह है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है, और यह भी अंदेशा है कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले अल्पा बनकर धोखा दे सकती हैं। दिल से अंदेशे निकाल दो। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम्हारी बेएतमादी से मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मैं तुमसे मुलाकात करने आऊँगी। कब तक आओगी? अभी आ रही हूँ। ज़रा मोहतात हूँ कि रूसी जासूस मेरा ताक़ुब कर सकते हैं। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मेरे जासूस तुम्हारी निगरानी करेंगे और हिफाजत से यहाँ ले आएंगे। मैं इसराइली एयरलाइन के दफ्तर में हूँ। मैं अभी वहाँ के मैनेजर को फ़ोन कर रहा हूँ। तुम उसके कमरे में आराम से बैठो, मेरी गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। वह दफ्तर में आकर बैठ गई, चुपचाप सफ़ीर के ख्यालात पढ़ती रही। वह हॉटलाइन पर एक इसराइली हाकिम से रब्ता कर चुका था और उसे कह रहा था, अल्पा वापस आ गई है, मास्क मैन के मुल्क से निकल गई है। इससे ज़्यादा फ़ोन पर बताना मुनासिब नहीं है। क्या आप उससे गुफ्तगू करेंगे? दूसरी तरफ से कहा गया, फ़ौरन उससे रब्ता कराओ। सिरगई अल्पा उस हाकिम के दिमाग में पहुंच गई, लेकिन उसे मुखातिब नहीं किया। उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि उसके सिवा बेशतर हुक्काम और आला फौजी अफसरान योगा के माहिर हैं। वह उनसे फ़ोन पर रब्ता कर रहा था और यह खुशखबरी सुना रहा था कि अल्पा मास्क मैन के मुल्क से निकल आई है और इसराइली मदद तलब कर रही है। दूसरे काबरीन कह रहे थे कि उसे हर तरह की मदद दी जाए और आजमाने की कोशिश की जाए कि वाकई वो हमारी अल्पा है या नहीं। इसी लम्हे से उसकी हिफाजत की जाए, आर्जी तौर पर चेहरा और नाम बदल दिया जाए और उसके लिए यहाँ से एक खुसूसी त्यारा रवाना किया जाए। वह अपने काबरीन की बातें सुन रही थी और खुश हो रही थी। उसे ऐसी मोहब्बतें पहले नहीं मिली थीं, अपनों से मिल रही थीं। सब उसे बात बात पर हमारी अल्पा कह रहे थे। उसके लिए आज का दिन मुबारक था। आज वो एक खुसूसी त्यारे के जरिए अपने मुल्क में और अपनी कौम के लोगों में पहुंचने वाली थी। अभी वो एयरलाइन के दफ्तर में बैठी हुई थी। सामने दुनिया का बड़ा सा नक्शा लगा हुआ था। उसने सोचते सोचते नक्शे को देखा तो याद आया कि जर्मनी और इसराइल के दरमियान एक मुल्क फ्रांस है। फ्रांस में एक शहर पेरिस है और पेरिस में एक नौजवान पारस है। खुसूसी त्यारे को पारस के सर पर से गुजर कर जाना होगा और अल्पा ने सुना था कि वो जवान किसी को सर से गुजरने नहीं देता है। सिरगई अल्पा की पेशानी पर सोच की शिकनें उभर गईं। पारस ने आंखें खोलकर देखा। कमरे की छत नजर आ रही थी
उसने करवट बदल कर देखा। कुछ फासले पर ड्रेसिंग टेबल का आईना था। आईने में वो खुद को देख रहा था, लेकिन खुद को पारस की हैसियत से नहीं पहचान रहा था। अपने मौजूदा कागजात और पासपोर्ट के मुताबिक उसका नाम हैदर अली था। वो पाकिस्तान से आया था और आजकल में उसे वापस जाना चाहिए था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ये याद नहीं आ रहा था कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है। उसने सोचना चाहा कि कल वो कहाँ था और क्या कर रहा था। सलमान ने जो अमल किया था उसके मुताबिक याद आया। वो 4 दिन पहले कनाडा गया था, नियाग्रा आबशार वगैरह देख कर आया था। उसकी मौजूदा शख्सियत में यही बात थी कि वो एक दौलतमंद बाप का बेटा है और सारी दुनिया की सैर करता फिरता है। वह बिस्तर से उठकर बाथरूम में गया, फिर गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करके अपनी रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ भूल रहा है। शायद दूसरे कमरे में जाने से कुछ याद आ जाए, लेकिन दूसरे कमरे में पहुंचकर भी याद ना आया कि पिछली रात वहां सोनिया सानी थी और अब नहीं है। अगर सानी नाम की कोई लड़की याद रहती तो वो सोचता कि कहाँ चली गई है। मौजूदा हालात में सोनिया सानी का होना या ना होना उसके लिए बराबर था। मैंने आजमाइश के तौर पर पारस के लहजे के मुताबिक उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, मगर नाकाम रहा। मेरी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं, क्योंकि उसके दिमाग को उसके साबका लहजे से बिल्कुल बेनियाज कर दिया गया था। मैं नए लहजे को गिरफ्त में लेकर आया तो उसके दिमाग में जगह मिल गई। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने उसकी सोच में कहा मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और वापसी पर कुछ रोज़ पेरिस में कैंप करना चाहिए। वो तनहा बोर हो जाता, इसलिए वापसी के लिए तैयार हो गया। मैंने पेरिस इसलिए बुलाया कि सोनिया उससे मिलना चाहती थी। पारस के बाद मैंने अली तैमूर और सानी के पास जाकर उनके ख्यालात पढ़े। वो भी बिल्कुल तब्दील हो गए थे। कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उन्हें पहचान नहीं सकता था। सोनिया ने मुझे बताया था कि लैला और सुल्ताना ने अली और सोनिया के अंदर किस तरह रूमानी इनकलाब पैदा किया है। उनकी शख्सियत तब्दील करने के बाद सुल्ताना सानी को शिकागो ले गई थी ताकि वो तनहा ना रहे, अपने अली के पास पहुंच जाए। मैंने सोचा था अब एक तवील अरसे तक सोनिया के साथ आराम करूंगा। फरहाद विलेज हमारे लिए हर तरह से एक मजबूत किला था। हमें किसी दुश्मन से खतरा नहीं था और हमारी तमाम मसरूफियात को पारस, अली तैमूर और सानी ने अपने साथ ले लिया था। वो भी यही चाहते थे कि हम आराम फरमाते रहें, लेकिन मुकद्दर को हमारा आराम करना ग्रां गुजरता है। हमारी पनाहगाह से हमें बाहर निकालने का कोई बहाना बन जाता है। जब यह तय था कि कोई दुश्मन हमारे ऐशो आराम में मुदाखलत नहीं करेगा, और करेगा तो हमारे बच्चों से मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे में कोई हमें अमली मैदान में खींच कर न लाता, लेकिन तकदीर ले आई। पाकिस्तान से इतला मिली कि मेरे बहनोई को, यानी मेरी बहन शाहीना के शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया है। मेरे दिल पर एक घुंसा सा लगा। इतनी बड़ी दुनिया में वही मेरी एक लाडली बहन थी। मैं उसे इतनी शिद्दत से चाहता था कि उसकी हंसी मेरी हंसी बन जाती थी और उसके गम का पहाड़ मुझ पर टूटा करता। मैं फौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए उसके पास पहुंच गया।